हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स आपकी एनसीईआरटी बुक से। इसके पहले के 4 लेक्चर्स में हमने सारी थ्योरी कवर कर ली है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। पहला न्यूमेरिकल आपका कह रहा है कि हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। इनके कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर ये दो बॉडीज थी, एक बॉडी ये और एक बॉडी ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ठीक है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। तो ये कह रहे हैं कि एक बात बताओ, अगर इनके बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तब इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो सपोज करिए कि ये बॉडी ए हो गई और ये बॉडी बी हो गई, ठीक है। इसका मास अभी भी m1 रहेगा, इसका मास अभी भी m2 रहेगा, बट इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r डैश हो गई। और r डैश दिया हुआ है कितनी है, आपकी जो पहले वाली डिस्टेंस है उसका हाफ, दैट इज की r/2। ये दे दिया सर, बिल्कुल ओके। इतना पता है। अब एक बात बताओ बेटा, जब ये यहां रहे होंगे तब भी इनके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा होगा ना बेटा। दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाई होंगी, अभी भी लगेगा, बट फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। अब इसको एफ डैश मान लेते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। तो बेटा एक बात बताओ, अब आप क्या करोगे। आप पहले निकाल लो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन सिचुएशन 1, ठीक है। देखो बेटा, अभी तक मैंने आपको जो समझाया है, अगर आपको उसको कॉपी में लिखना होगा तो आप उसको इस तरीके से थ्योरी के फॉर्म में लिखोगे कि सपोज करिए सर दो बॉडीज हैं, लेट ए एंड बी बी टू बॉडीज, ओके। और इनका मास क्या है, m1 एंड m2 है रिस्पेक्टिवली। मतलब ए का मास m1 है, बी का मास m2 है रिस्पेक्टिवली, वर्ड ये बताता है। एंड दे आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस r। तो ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं। तो इस सिचुएशन में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है उनके बीच में, उसको हम कैपिटल एफ से डिनोट कर रहे हैं। तो ये कैसे बताया जा सकता है, बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो एफ क्या हो जाएगा, जी, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए था सर। चलिए आगे चलते हैं सर, अब अगले पेज पे। अब देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे बोल दिया गया कि अगर हमें डिस्टेंस को आधा करना है, मतलब जो बॉडीज थी उनके बीच की डिस्टेंस को आधा कर दें। तो चलिए सर, मैंने हाफ कर दिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ वी हैव टू रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी टू हाफ ऑफ द प्रीवियस डिस्टेंस, पहले जितनी डिस्टेंस थी उसका हाफ कर दिए। तो जो नई डिस्टेंस आर डैश है सर, ये आर डैश, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर डैश इज इक्वल टू r/2। ये हो जाएगा सर। ये हो गया सर आपका इक्वेशन 2, ठीक है सर। और अभी आपसे क्या कह रहा है, देन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो नया वाला होगा बेटा, उसको हम एफ डैश का नाम दे दे रहे हैं। तब क्या होगा बेटा, एफ डैश इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर डैश का स्क्वायर। ओके बेटा, कोई दिक्कत। अब बेटा क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉइज दैट एफ डैश क्या बन गया बेटा, जी m1 m2 अपॉन, अब इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट कर दो आर डैश की, तो यहाँ क्या हो गया, r/2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो एफ डैश क्या बन जाएगा बेटा, जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो आप इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको ये चीज करने में दिक्कत होती है तो आप यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिल गया, एफ डैश इज इक्वल टू जी m1 m2, यहाँ पे 4 आ जाएगा क्योंकि इस 4 का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा बेटा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा आपको ये पता है कि एफ डैश क्या आ गया है, 4 टाइम्स जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और बेटा आपको ये पता है
इक्वेशन 1 से वी हैव F is equal to G M1 M2 upon R square. तो if we put this value in the above given equation, तो क्या हो जाएगा बेटा? F dash is equal to 4F. That is कि if we reduce the distance by half, then the force of attraction between the two bodies will become 4 times stronger. Okay? ठीक है सर। तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है सर कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सभी ऑब्जेक्ट्स पे लगता है इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। व्हाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डजंट फॉल फास्टर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट। ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है बेटा, छोटे बच्चों वाला, प्यारे प्यारे बच्चे जो कहते हैं कि सर अगर ऐसा है कि सभी बॉडीज पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसको भी मैं यहां ऐसे लिख रहा हूं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, अगर ये मास के प्रोपोर्शनल है सर, तो जितना हैवी मास होगा फोर्स उतना ज्यादा लगना चाहिए। बात तो सही है। तो कह रहे हैं कि सर जब फोर्स ज्यादा लग रहा है तो ये बताइए कि वो जल्दी क्यों नहीं गिरता है? जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है वो जल्दी क्यों नहीं गिरता है? उसको तो पहले गिरना चाहिए। तो बेटा देखो, आपने जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या है? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। देखो बेटा, अगर दो ऑब्जेक्ट्स ऊपर से फॉल कर रहे हैं और उनके बीच में कोई भी दूसरा रेजिस्टिंग फोर्स नहीं है, सिर्फ एक्सिलरेशन या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है, तो पहली बात तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई, वेयर एम ई इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसमें कहीं भी बॉडी के मास का जिक्र है, यानी कि जो बॉडी में एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होता है वो प्रोपोर्शनल नहीं होता है मास के, पहली चीज। तो अगर आपको आंसर लिखना है सर तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे सर कि सिंस द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी फॉलिंग on the surface of earth, and hence we can conclude that a heavy object doesn't fall faster than a lighter object. समझ में आया सर? तो सर थ्योरेटिकल फॉर्म में आप ये आंसर लिख सकते हो कि सर वी नो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, वेयर जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, एम ई इज मास ऑफ अर्थ एंड आर ई इज रेडियस ऑफ द अर्थ। From the above equation, we can conclude that acceleration produced in a body, किसी भी बॉडी में जो acceleration produced होगा in a body due to gravity doesn't depend upon the mass of the freely falling body। मैंने ये स्टेटमेंट ऐड किया है freely falling body, इसका मतलब है कि उस बॉडी पे कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है? एंड हेंस अ हैवी ऑब्जेक्ट डजंट फॉल फास्टर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सर, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ए 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। और इसके बाद क्या दे दिया है? मास ऑफ अर्थ दे दिया है और रेडियस ऑफ अर्थ दे दिया है। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है बेटा। देखो, आपके पास यूनिवर्सल लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। आर की वैल्यू क्या दे दिया है बेटा? आर ई, और ये क्या हो गया है? 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर्स। m1 की वैल्यू क्या है बेटा? सपोज करो हम मान ले रहे हैं m1 मास ऑफ अर्थ है, आप m2 को भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना है। और जो m2 है वो क्या है? मास ऑफ द बॉडी है, इसको हम मान ले रहे हैं 1 kg। और g की वैल्यू बेटा आपको पता है 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है बेटा। तो अब बचा क्या? आपको जी पता है, m1 पता है, m2 पता है, आर का स्क्वायर निकाल ही लोगे आप, तो एफ नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा सर। चलिए सर निकाल देते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 6.67 इंटू 10 पावर -11 जी की वैल्यू, इसके बाद एम ई की वैल्यू 6
इंटू 10^24 और यहाँ पे 1 kg है तो 1 का 1 ही रहेगा सर। और सर आपके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 10^6 का स्क्वायर। ठीक है सर। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपने कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन जब आप पुट करोगे तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है बेटा। देखो मुझे तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि जब 1 kg का मास रहेगा तो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लगाएगा, वो 9.8 न्यूटन हो जाएगा। पता है कैसे? ये आप कैलकुलेट करोगे 9.8 आएगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो बेटा, आपको पता है जो वेट होता है वो क्या होता है? mg होता है। mg होता है ना बेटा। और ये वेट क्या होता है? ये वेट होता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जो बॉडी लगाती है। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है। अब आपको पता है जी की वैल्यू बेटा कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। एम दे दिया है 1, तो इसको तो 9.8 आना ही था न्यूटन में, क्योंकि यही फोर्स है जो कि वेट बनता है। तो बहुत सिंपल सवाल था ये, इसमें कुछ है नहीं। वैसे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है। इन द सेंस कि न्यूमेरिकल मत रटने लगना, ये जो रिजल्ट है ये आपके काम आ सकता है कहीं, कि 1 kg के ऑब्जेक्ट पे कितना लगाता है फोर्स। तो वही बात है सर, mg है, जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसका मास से प्रोडक्ट कर दो। तो चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है सर कि द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि सर डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विथ ए फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और सेम एज द फोर्स with which the moon attracts the earth and why। सर पूछ रहा है कि अगर सर ये हमारा प्यारा सा अर्थ है और ये हमारे छोटे से मून है और इनके बीच कुछ डिस्टेंस है आर, तो कह रहा है सर कि ये इनके ऊपर फोर्स लगाएंगे। मून जो है ये मून का फोर्स है, फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून। ईएम का मतलब जो वर्ड मैं पहले लिखूंगा उस पे फोर्स लगेगा और जो वर्ड मैं बाद में लिखूंगा उसकी वजह से लगेगा। तो फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून एंड फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ। ठीक है सर। तो कह रहा है सर ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो बताइए कि क्या अर्थ जो है वो मून को उसी फोर्स से खींचेगी जिस फोर्स से मून अर्थ को खींच रहा है, या वो ज्यादा फोर्स लगाएगी या कम फोर्स लगाएगी? तो सर पहली बात कि हमने पढ़ा हुआ है न्यूटन सर का थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। और ये थर्ड लॉ कहता क्या है सर? फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर अर्थ पे मून फोर्स लगाएगा तो अर्थ भी मून के ऊपर इक्वल फोर्स लगाएगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो उसने पूछा है क्या इक्वल फोर्स लगेगा? बिल्कुल सर इक्वल फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा सर? both moon and earth will attract each other with same amount of force but in opposite direction, because it follows Newton's third law of motion, which says every action has an equal and opposite reaction। ठीक है सर। इसका आंसर आप लिख लोगे, नहीं लिख पाओगे तो ये जो मैंने अभी बोला है इसको पॉज करके धीरे धीरे प्ले करना, तो मिल जाएगा आपको आंसर। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया सर। कह रहा है सर जब मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो काहे अर्थ नहीं मूव करती? ये एक कंफ्यूजन है बहुत बच्चों के दिमाग में कि सर अर्थ आप बोलते हो कि अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है, तो मून तो सर रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों तरफ, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि अर्थ भी मूव करे? तो उसके पीछे बेटा एक रीजन है। बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, by second law of motion, we have F is equal to ma। ठीक है। अब बेटा फोर्स देखो, जितना फोर्स अर्थ लगा रहा है उतना ही फोर्स मून भी लगा रहा है, अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा है। तो यानी कि अगर हम ये कहें
कि फोर्स को अभी छोड़ दो क्योंकि फोर्स दोनों में इक्वल है। तो बताओ अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाए, फोर्स अगर कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट समझ रहे हो, मतलब दोनों में इक्वल है तो उसको मैं कांस्टेंट ट्रीट कर रहा हूं, तब क्या एम ए को हम कांस्टेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। अब एक बात बताओ कि मून का जो मास है वो अर्थ के मास से बड़ा होगा या छोटा होगा? सर बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। मास ऑफ अर्थ इज वेरी 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 ग्रेटर देन मास ऑफ मून। तो एक बात बताओ, जब आप यहां बहुत बड़ा नंबर रखोगे तो जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा वो बहुत छोटा नहीं होगा, वेरी स्मॉल। एक्चुअली जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो आपको इसके ऊपर प्रॉपर डेरिवेशन मिलेगा, वहां पे आपको ये बताया जाएगा, ये ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होता है, नेग्लेजिबल होता है, ठीक है। तो आप यहां से इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप वही एक्सिलरेशन आप देखोगे मून के केस में, तो ये देखो बेटा कि आप यहां से आ जाओ, मून का मास बहुत छोटा है, तो एक्सिलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इस वजह से जो आपका मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और अर्थ मूव नहीं करती है। देखो अब यही केस होता है जब सन और अर्थ का केस आ जाता है, सन और अर्थ का केस आ जाता है, तब क्या होता है, इसका मास अर्थ के मास से बहुत ज्यादा हैवी है तो ये रोटेट करती है। एक्सेलरेशन इसमें भी जनरेट होता है पर इसका मास इतना हैवी होता है कि वो एक्सेलरेशन इसको मूव कराने के लिए सफिशियंट नहीं होता है। ठीक है सर, तो चलिए सर आगे चलते हैं। कह रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, क्या होगा फोर्स का दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। देखो सर, आपको पता है F इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ M1 एंड M2, ठीक है। तो अगर आप एक का मास डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, M1 की जगह पे 2M1 हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। मतलब कि आप इसको डबल करोगे तो ये भी डबल हो जाएगा, आप इसको ट्रिपल करोगे तो ये भी ट्रिपल हो जाएगा, आप इसको हाफ करोगे तो ये भी हाफ हो जाएगा। तो पहले का आंसर क्या होगा, फोर्स विल गेट डबल्ड। ओके सर। अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड, तो सर आपको पता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। तो सर आप बोल रहे हैं कि रेडियस को दुगुना कर दें, यानी कि अगर अभी तक ये सारा ऊपर का सारा चीज कांस्टेंट है, मतलब दोनों बॉडीज अभी भी सेम है, मतलब जो बॉडी का मास M1 M2 है वो सेम है हर केस में ना, आप तो सिर्फ रेडियस घटा बढ़ा रहे हो, तो बाकी चीजें कांस्टेंट हो गई, उसको हम के से डिनोट कर दे रहे हैं। तो सर कह रहे हैं कि पहले आप आर स्क्वायर था, अभी आपका 2r² हो गया, तो ये मिलके क्या बन जाएगा बेटा, K/4r²। तो ये जो नया एफ डैश बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, 1/4f। यानी कि जो नया वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा ऑफ द प्रीवियस फोर्स, ठीक है। आप डबल करोगे रेडियस को यानी डिस्टेंस को, फोर्स विल गेट रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। होगा सर, होगा कि नहीं होगा सर, हो जाएगा। अब कह रहा है सर अगर ट्रिपल कर दिया जाए क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, बिल्कुल जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। अभी आपका फोर्स क्या है, कांस्टेंट अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि अब जी की वैल्यू सेम रहेगी, M1 की वैल्यू सेम रहेगी, M2 की वैल्यू सेम रहेगी दोनों कंडीशन में, तो आप उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हो। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था तो आपने देखा कि जी M1 M2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा।
अगर आपको ये डायरेक्ट समझने में दिक्कत हो रही तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में इसको वैल्यू को पुट करके देख सकते हैं जो मैंने समझाया हुआ है। तो नया फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, के अपॉन 3r²। 3r² का मतलब क्या हो गया बेटा, के अपॉन 9r²। और आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं 1/9 इंटू के अपॉन r²। तो अब आप इसको नहीं पुट कर सकते हो, एफ डैश ये किसकी वैल्यू है, एफ की वैल्यू है, एफ डैश इज इक्वल टू एफ। हो जाएगा, यस सर, हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर। कह रहा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये आपके बुक में दिया हुआ है। पहला तो ये एक्सप्लेन करता है explains the motion of planets and satellites। ठीक है सर। दूसरा explains, ये आपको लेक्चर में मिल जाएगा, अगर आपने मेरा वीडियो लेक्चर किया होगा तो आपको मिल जाएगा। explains the formation of tides, high tide and low tide। इसके बारे में आपको जियोग्राफी में पढ़ने को मिलेगा। और ये क्या एक्सप्लेन करता है, explains why we live on earth comfortably। सोचो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो क्या होता, सब एक दूसरी जगह एक दूसरे से टकरा रहे होते। बाइंड कौन करता है, यही करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 3-4 एग्जांपल मिल जाएंगे। मेरा बेसिक काम है, अगर आपको इसलिए देखना है तो आप लेक्चर देख लेना, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सिलरेशन ऑफ फ्री फॉल। सर फ्री फॉल का एक्सिलरेशन होता है जी, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है सर व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। कह रहा है सर जो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं। बेटा उसको हम, अब ये कोई मत बोल देना कि सर हम उसको एक्सिलरेशन अरे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, नहीं सर, उसको हम वेट कहते हैं। वेट क्या है बेटा, वेट की डिफिनीशन क्या है, वेट यही ना होता है mg। और ये किसके बराबर होता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है किसी बॉडी पे, वो किसके बराबर होता है, मास ऑफ बॉडी इनटू ग्रेविटेशन या एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसका प्रोडक्ट होता है ना बेटा। तो ये क्या होगा, हम उसको क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। सिंस वेट इज द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन एनी बॉडी बाय द अर्थ। ठीक है सर, तो इसलिए हम उसको वेट बोलते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो। और बस पढ़ते रहो, मस्त रहो। आते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ।